अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार कमेंट करके मुझे बता दो। सुमित, अभी बिल्कुल ओके है आवाज? आवाज आ रही है मेरी? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इंडियन ज्योग्राफी। और देखो आज का हमारा वही टॉपिक है, आप सभी जानते हैं, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये अपना टॉपिक रहेगा। अच्छा, एकदम क्लियर है, ठीक है। एक बार दोबारा से रिज्वाइन करो तो एकदम एकदम क्लियर रहेगा, है ना? चलिए अभी ठीक है। और आपके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ बताऊं कि अब हम ABCD भी यूट्यूब पर करेंगे। ABCD भी हम यूट्यूब पर करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? पोल भी क्रिएट हो जाएगा, है ना? मेरे को पता लग गया कैसे पोल क्रिएट होता है, तो ABCD भी अब हम यूट्यूब पे करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जितना भी होगा, है ना? आज एक ट्रायल ले लेते हैं। तो आज 2 बजे क्लास रखता हूँ, 2 बजे ट्रायल रखते हैं किस तरीके से हमें ABCD करनी है। तो 2 बजे वाली क्लास में हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है? मजा आएगा। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं, उसके बाद ही पता लगेगा। एकदम से तो मुझे भी नहीं पता लगेगा कि भाई कैसी चल रही है कैसी नहीं। तो एक बार ट्राई करेंगे। गुड मॉर्निंग देवी श्री, आशीष। चेष्टा हो रही है, कोई बात नहीं आशीष, अभी ठीक हो जाएगी, है ना? अभी ठीक हो जाएगी। गुड मॉर्निंग प्रियंका। थोड़ा सा है ना मेरा लेट रिप्लाई आता है क्योंकि ये लगभग 10 सेकेंड है ना लेट चलता है। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये वाला टॉपिक मैंने आपको करा दिया था, है ना? ये वाला टॉपिक चल रहा था हमारा, भारतीय जलवायु यानी इंडियन क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल हमने काफी सारे टॉपिक पढ़े। अमीषा गुड मॉर्निंग। कल हमने काफी सारे टॉपिक पढ़े क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट को लेकर। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लाइमेट का जो मुद्दा है ना, ये आपको पर्यावरण में भी मिलेगा, है ना? आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा। आप कहाँ जाएंगे, करंट अफेयर जहाँ जाएंगे आपको क्लाइमेट नाम हमेशा मिलेगा। लेकिन जब क्लाइमेट, ओनली क्लाइमेट की बात हो रही है तो ये आएगा आपके ज्योग्राफी में, है ना? और जब क्लाइमेट चेंज की बात होगी तो ये आएगा आपके पर्यावरण में, ठीक है, एनवायरमेंट। तो बस इतना आपको समझना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से ये हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है। ये वाले टॉपिक मैंने आपको बता दिए थे कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मैंने आपको बता दिया था। मेनली 4 ऋतु होती है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चूरू राजस्थान के बारे में भी आपको बताया। कई सारे टॉपिक मैंने इसमें आपको कराए और ये भी बताया कि भारतीय जो जलवायु है, इंडियन जो क्लाइमेट है, उसकी क्या विशेषता है आप सभी जानते हैं। उत्तर में भारत में हिमालय, साउथ में आप देखेंगे सारा समुद्र आपको देखने को मिलेगा, है ना? तो पूरा भारत एकदम सेफ कंट्री है। उत्तर से देखे चाहे साउथ में से देखे, एकदम सेफ है। अगर आप इतिहास में भी पढ़ेंगे तो भी आपको पता लगेगा कि भारत का जो ज्योग्राफी है वो बहुत जबरदस्त है। UPSC मोटिवेशन गुड मॉर्निंग आपको भी। चलिए, तो ये भारत के क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आज की हमारी जो क्लास शुरू होगी यहाँ से शुरू होगी, ठीक है? आज की जो क्लास होगी यहाँ से शुरू होगी। कल तक के जितने आंसर थे वो सारे आंसर मैंने आप लोगों के चेक कर दिए हैं। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, जो रह गए होंगे जो कल आए होंगे ना उनको मैं आज चेक कर दूंगा। तो आज 2 बजे क्लास रख रहा हूँ मैं, 2 बजे ABCD की क्लास, 2 PM पर ABCD की क्लास रहेगी। तो आप सभी लोग 2 बजे वाली क्लास में जरूर रहिएगा। एक बार ट्रायल करते हैं आज, अगर आज सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल बढ़िया रहा, तो कल से फिर हमारी दोनों क्लास रहेगी, वही 11 बजे और वही 2 बजे, मतलब फिक्स क्लास रहेगी। इसको फिर मैं चेंज नहीं करूंगा। कोई मेनली जरूरी काम हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी डेली क्लास रहेगी 11 बजे और 2 बजे। आज एक ट्रायल ले लेते हैं, 2 बजे क्या रहता है उसके बाद देखते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा भाई भारत का जो क्लाइमेट है उसका क्या बेनिफिट है ना, हम क्या विशेषता है, हम जानना चाह रहे थे कि भारत का जो क्लाइमेट है उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है। तो ये सब हमने जान लिया है पूरा डिटेल में। तो अब हमारा टॉपिक आएगा कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक जो हैं निर्धारित करते हैं, है ना। कौन कौन से कारक है जो निर्धारित करते हैं कि भारत का जो क्लाइमेट है वो इस तरह का होगा। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं भाई कौन कौन डिसाइड करता है, कौन कौन से कारक है जो इसको निर्धारित करते हैं। भाई क्या बात, बहुत कम बच्चे हैं, कहाँ चले गए सब लोग, लिंक शेयर कर दिया फिर भी नहीं आए। अच्छा, आप लोगों को आज ही पता लगा है कि हमारी क्लास हो रही है यूट्यूब पे। अच्छा, कई लोगों को पता ही नहीं है। देखो, एक ही नंबर से अगर आप बार बार सब्सक्राइब करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है ना। एक नंबर से एक ही सब्सक्राइबर काउंट होता है। अगर आपने एक ही नंबर से 4-5 आईडी ईमेल बना रखी है ना तो वो एक ही काउंट होगा, 2 या 3 काउंट नहीं होते हैं वो एक बार तो शो करता है लेकिन बाद में फिर वो माइनस हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं भारत जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो भारत के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं या कौन कौन से कारण हैं वो हम जान लेते हैं। कारक यानी कारक जान लेते हैं। अब मौसम चक्र जिसमें समुद्र तल वृद्धि, ये सब क्या कारक, और ये पीटी में आपसे पूछ लेगा कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं। ये पीटी में आपसे पूछ लेगा कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं, तो ये याद रखना। तो इसमें क्या है, हवा, हवा करती है बिल्कुल, मौसमी, मौसम, वर्षा, वर्षा का जो पैटर्न है, जो परिवर्तन होता है वो, भारतीय जलवायु की विविधता। अब आप देखेंगे जलवायु की विविधता बहुत सारी है भारत में, जो जलवायु क्लाइमेट की विविधता है वो बहुत सारी है। आगे क्या कह रहा है, ऋतुओं की बहुलता। आप देखेंगे भारत में ऋतुएं 6, वैसे तो हम लोग 6 बोलते हैं बट ऑफिशियली वो 3 या 4 है ना, वो आप देख ले। सतह पर दबाव यानी एयर प्रेशर जो रहता है हमारा, जेट स्ट्रीम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जेट धारा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जेट स्ट्रीम जो होती है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भारत की जलवायु में। ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह, ये सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात वगैरह, ये सारी चीजें क्या करती है, ये भारत के क्लाइमेट को क्या करती है, ये इसके कारक है। भारत के जो क्लाइमेट आप देखेंगे भारत का जो क्लाइमेट है ना, आपने देखा होगा साउथ में कुछ अलग है, नॉर्थ में कुछ अलग है ना। तो इस तरीके से भारत का क्लाइमेट क्या होता है, समय समय पर आपने देखा होगा कि चेंज होता रहता है। सर्दियों में आप देखेंगे सर्दी ज़्यादा बढ़ने लगती है, गर्मियों में आप देखेंगे गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, वर्षा ऋतु में आप देखेंगे कि बारिश बड़ी तेजी से होने लगती है। तो ये क्या, वेस्टर्न, इसमें कई सारे, ये जितने भी मैंने टॉपिक आपको बताए ये सारे के सारे भारत के पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इसी के कारण भारत का पर्यावरण दुनिया के अन्य देशों से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ आपको सर्दी भी लगेगी, यहाँ आपको गर्मी भी लगेगी, और यहाँ आपको वर्षा भी देखने को मिलेगी, है ना। सब कुछ भारत में आपको देखने को मिलेगा। जिसको कोल्ड डेजर्ट देख रहा है वो हिमालय पे चले जाओ, आजकल कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। और नॉर्मल डेजर्ट, हीट डेजर्ट आपको देखना है तो थार के डेजर्ट में चले जाओ, है ना। तो भारत में हर तरह की जलवायु आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत खूबसूरत देश है। अब आपने नहीं घूमा है तो इसमें भारत का कसूर थोड़ी ना है। आप घूम के आओ, देख के आओ भारत को, बहुत खूबसूरत है। साउथ से उत्तर की तरफ आएंगे तो आपको एक अलग मजा आएगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप जाएंगे तो भारत भारत को आप देखेंगे अलग अलग समय पर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेट। भारत का जो क्लाइमेट है वो बहुत खूबसूरत है। पूरे वर्ल्ड में मुझे ऐसा लगता है कि भारत मस्त कंट्री है एकदम। यहाँ पर हर तरह का क्लाइमेट आपको मिलेगा। आपको किसी विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं। ठंड चाहिए तो तुरंत उत्तर चले जाओ गर्मी चाहिए तुरंत साउथ चले जाओ, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए तो चले जाओ राजस्थान, है ना, जैसलमेर। तो भारत में हर तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग रेखा। तो अब आ गए हम, अब ये यूं कह रहा है कि जो स्थान है, फैक्टर्स क्या है जिसमें हम जानेंगे एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। इन दोनों के बारे में जानेंगे, अक्षांश
वगैरह के बारे में क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत, सबसे पहले हिमालय के बारे में जान लेते हैं। हिमालय में आर्टिक सर्कल के पास से निकलने वाली ठंडी और सर्द हवाएं हिमालय द्वारा बाधित होती है और ये भारत की जलवायु को एक विशिष्ट प्रभाव देती है। तो आप याद रखेंगे, जब भी भारत में क्लाइमेट की बात होगी तो हिमालय ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत का जो हिमालय रेंज है ना, वो भारत के पूरे क्लाइमेट को क्या करता है, ठंड से बचाता है। अच्छा, कमेंट देख रहा हूं ना मैं, आप लोगों के कमेंट भी देखना होता है। अच्छा, 45 मिनट पूरे करो, ऐसा आ रहा है क्या? ओहो, मुझे नहीं पता था ऐसा भी आ रहा है, मुझे नहीं पता था। तो ये कह रहा है आर्टिक सर्कल के पास से निकलने वाली जो ठंडी हवा है, आप देखेंगे ना, ये वाला आर्टिक है, ये वाला क्या है, आर्टिक। ये वाला जो एरिया है, यहां से मैंने आपको बताया ना, ठंडी जो हवा होती है वो सतह से क्योंकि ये भारी होती है, वेट में क्या होती है, भारी होती है, तो ये सतह से सट कर चलती है। सतह से सट कर चलती है, इसका मतलब भारी हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है वो भारी हवा होती है, और वो सतह से क्या होती है, सट के चलती है। तो ये कह रहा है ठंडी हवा जो आर्टिक से, यानी यहां से आने वाली जो ठंडी हवा है, यहां से जो आने वाली ठंडी हवा है, ये भारत की तरफ बढ़ेगी। भारत मान लो यहाँ है ना, भारत यहाँ है, तो ये ठंडी हवा यहाँ बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हिमालय है। यहाँ पर क्या है, हिमालय है। तो हिमालय क्या करेगा, इन हवाओं को रोक कर रखता है ना। नहीं तो भारत में, दिल्ली में माइनस माइनस में टेम्परेचर होता, अगर हिमालय ना होता तो भारत के साउथ तक, आप समझ रहे हो ना, साउथ में भी वो सर्दी मिलती है ना, साउथ में भी आपको सर्दी का एहसास होता, समझ रहे हो। तो ये वाला सिस्टम है। आपको क्या लगता है कि हिमालय कोई ऐसे ही थोड़ी ना है, हिमालय ने पूरे आर्टिक से आने वाली ठंडी हवा को रोक के रखा हुआ। तो हिमालय क्या करता है, इसको बाधित करता है और भारत की जलवायु क्या बनाता है, एक विशिष्ट जलवायु बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, भूमि अवध एवं जल का वितरण। भूभाग भूभाग आप देखेंगे, भारत का जो भूभाग है उसकी तुलना में जल धीरे धीरे क्या होता है, गर्म और ठंडा होता है। भूमि और समुद्र के बीच में इस विभेद तथा तापमान तथा भारतीय उपमहाद्वीप में इसके आसपास के विभिन्न मौसम तथा विभिन्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। तो आप देखेंगे भूमि और जल, आप देखेंगे ना भूमि और जल, आप समुद्र में देखेंगे तो जो जो हमारा भूभाग होता है, भूभाग की तुलना में जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। यानी कि आप देखेंगे, जैसे इधर देखेंगे, ये जल है पूरा का पूरा, ये क्या है, समुद्र है हमारा। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे गर्म भी धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है। लेकिन ये जो सतह है ना, ये सतह, ये जल्दी ही गर्म हो जाती है, और तो यहाँ पर भी वायु चलती रहती है। वायु का साइकिल ऐसे उल्टा, कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी सीधा, यानी दिन भर में एक बार सीधा चलता है, एक बार उल्टा चलता है ना। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अभी 2 बजे क्लास है, तो आप लोग 2 बजे आना। 2 बजे ABCD की क्लास करेंगे हम लोग, तो उसमें देखते हैं क्या कुछ रहता है ना। ट्रायल बेस पे करते हैं आज, अगर सक्सेसफुल रहती है तो कल से हमारी दोनों क्लासें फिर कंटिन्यू होने लगेगी, वही पैटर्न जो हमारा अनअकैडमी पे चलता था। अच्छा, काफी लोगों की क्लास है, ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं, अभी तो अपने शुरू करते हैं ना। अब क्या कह रहा है, समुद्र से दूरी। तो ये यूं कह रहा है, समुद्र जो होता है हमारी, उससे दूरी। एक लंबी तट रेखा के साथ बड़े तट में एक समान जलवायु होती है, और भारत के आंतरिक भाग में तथा क्षेत्र समुद्र के मध्य प्रभाव से क्या होता है, बहुत दूर होता है। ऐसे क्षेत्रों में जलवायु की जो चरम सीमाएं होती हैं, उदाहरण के लिए आप देखेंगे कोंकण तट के जो कोंकण तट है के मध्य में तापमान होता है, जिसमें कानपुर और अमृतसर अत्यधिक तापमान से प्रभावित होते हैं। ये समुद्र के बारे में बता रहा है, जो अभी मैंने आपको समझाया है, समुद्र में किस तरह से टेम्परेचर का प्रभाव रहता है। दूरी के हिसाब से आप देखेंगे कि जो कोंकण तट का जो तापमान है वो, और आप देखेंगे कानपुर और अमृतसर के तापमान से क्या होता है, प्रभावित होता है, अत्यधिक प्रभावित होता है। अभी इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी मेरे को जब मैं वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में आपको बताऊंगा
या भारत के क्लाइमेट के बारे में अभी मेरे को बहुत कुछ बताना है। अभी तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ताकि आपका थोड़ा-सा माइंडसेट हो सके और ज्योग्राफी पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आने लगे। नहीं तो एकदम से सब कुछ समझाऊँगा ना आपको, आधा तो समझ में ही नहीं आएगा। लगेगा पता नहीं क्लास में चल क्या रहा है। तो इसलिए धीरे-धीरे करके मैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके आपको समझा रहा हूँ। अब क्या होता है आप भी जानते हैं, ऊँचाई के साथ तापमान क्या होता है, घटता है। मैंने आपको बताया ना, आप पहाड़ के नीचे बैठे हैं तो तापमान ज़्यादा रहेगा, है ना? अब जैसे ही आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते रहेंगे तो एक समय बाद टेम्परेचर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। यानी एक समय बाद आप देखेंगे टेम्परेचर कितना चला जाएगा, -100 डिग्री तक चला जाएगा। -100 डिग्री तक आपका टेम्परेचर चला जाता है ना? तो जैसे-जैसे हवा ऊपर उठती है, वैसे-वैसे क्या होता है, सामान्य ह्रास की दर के कारण इसका तापमान कम हो जाता है। अब आपको पता है, हवा में आप देखेंगे जो बादल का कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, पहाड़ों से ऐसे चलता है। जैसे पहाड़ों से टकराएगी, हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद फिर क्या होगी, ये ठंडी हो जाएगी। ये तो गर्म हवा है ना, ये क्या है, गर्म हवा है। ये गर्म हवा सतह से ऐसे चल रही है, आगे सामने पहाड़ आ गया तो ये हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी, जब ये ठंडी हो जाएगी हवा, तो क्या करेगी, बादल का निर्माण करेगी। बादल बन गए और बादल बनने के बाद ये यहीं बारिश हो जाएगी, है ना? होगी या नहीं होगी? तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला साइकिल ऐसे चलता रहता है ना? फिर ये बारिश हो जाएगी, बारिश होने के बाद फिर सनलाइट है यहाँ पर, ये सन फिर क्या करेगा, ये हवा को गर्म कर देगा, है ना? हवा को गर्म कर देगा, फिर प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है ना? दिन भर में एक बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, है ना? हवा गर्म होगी, गर्म होने के बाद साथ-साथ पहाड़ों के साथ ऊपर उठती रहेगी, बादल बनेंगे, बादल बनने के बाद वहीं वर्षा हो जाएगी। आपने देखा होगा जहाँ पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ दिन में एक बार बारिश ज़रूर हो जाती है ना? जब भी आपने देखा होगा कभी आप जैसे कि आप उत्तर भारत की तरफ जाएँगे, पहाड़ी एरिया में आप जाएँगे जहाँ ऊँचे पहाड़ हैं, ये छोटे पहाड़ों की बात नहीं कह रहा हूँ। कभी आप सोच रहे हो अरावली रेंज में आप चले जाएँ और वहाँ आपको ये सब देखने को मिले। अरावली रेंज पे भी ऐसा होता है, लेकिन वो सामान्य होता है। बहुत मतलब उनकी हाइट बहुत कम है, 1000 मीटर से भी कम है। तो उनकी हाइट बहुत कम है, 200, 400, 500, कहीं-कहीं इससे भी कम है। मैक्सिमम 1000 मीटर उसकी एवरेज है। तो जो उसकी हाइट है ना वो काफ़ी कम है, और जहाँ ज़्यादा है जैसे आप देखेंगे ना, वहाँ क्या नाम है, उदयपुर की साइड, उदयपुर उस साइड आप देखेंगे ना, क्या गुरु शिखर जहाँ पर्वत है, उसको क्या बोलते हैं, उदयपुर है क्या है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। उदयपुर में पड़ता है, हाँ, उदयपुर में देखेंगे वहाँ हाइट ज़्यादा है, थोड़ी-सी अरावली रेंज की हाइट ज़्यादा है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा मौसम में प्रभाव देखने को मिलेगा, नहीं तो आप अरावली में देखेंगे कहीं आपको इस तरह से प्रभावित नहीं करता है, लेकिन हिमालय पूरी तरह से प्रभावित करता है भारतीय हवाओं को। जितनी भी हवा होती है, वही कारण होता है वहाँ पर बारिश का, और वही कारण होता है वहाँ पर क्लाइमेट को प्रभावित करने का। इतना समझ में आया सबको? ऊँचाई के साथ-साथ तापमान घटता है, ये बात याद रखना। ऊँचाई के साथ-साथ तापमान घटता है, और जैसे-जैसे हवा ऊपर जाती है, सामान्य सामान्य दर से क्या के कारण क्या होता है, उसका तापमान क्या होता है, कम होने लगता है। हवा जैसे-जैसे ऊपर जाएगी, तो उसका टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इतनी बात आपको समझ में आई? ज्योग्राफी में ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको समझनी है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? अब उच्चावच, है ना? रिलीफ के बारे में बात कर रहा है। भारत के भौगोलिक स्थिति उच्चावच की तापमान तथा वायु दाब तथा पवन की दिशा तथा गति तथा वर्षा की मात्रा का वितरण को भी प्रभावित करता है। तो ये कह रहा है भाई, ये सबको प्रभावित करता है क्या, टेम्परेचर को, है ना, एयर प्रेशर को, है ना, और जो हमारी एयर की जो दिशा है उसको भी प्रभावित करता है, गति को, है ना, तो वर्षा को, ये सब किसको क्या करता है, प्रभावित करता है। ये सब मैं कारक बता रहा हूँ, ये सब आपको कारक बता रहा हूँ जिससे भारत का क्लाइमेट प्रभावित होता है। हाँ, अब शायद हो गया हो, उदयपुर में नहीं है। हाँ, मुझे पता है उदयपुर में नहीं है, लेकिन उसी साइड पड़ता है ना, उदयपुर उसी साइड पड़ता है, इसलिए मुझे याद है, क्योंकि गुरु शिखर सिरोही जिले में पड़ता है। हाँ, क्योंकि उदयपुर जाते हैं ना हम, जैसे दिल्ली से निकलेंगे तो उदयपुर होते हुए जाते हैं, तो इसलिए मुझे याद है, मुझे पता है उदयपुर में नहीं है, शायद पहले होता होगा उदयपुर में, या शायद मुझसे ही मिसिंग हो रहा है, तो आप लोग इसको चेक कर लेना।
मैं तो पहले ही कंफ्यूज हूँ, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। मैं आरएस का एग्जाम मैंने कभी नहीं दिया है, इसलिए मुझे उसके बारे में नहीं पता है। मैं काफी पहले गया था उदयपुर, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत वहां के बारे में पता है, नहीं तो वो मुझे उसके बारे में पता नहीं है। ठीक, आगे क्या करा, वायु दाब तथा पवन वितरण। वायु दाब, वायु दाब और पवन वितरण। अभी सही चल रही है वीडियो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? मेरा फेस नहीं दिख रहा है क्या? ऐसा मैं बैठा दिख रहा हूँ लेकिन मूवमेंट नहीं दिख रही है, लाइव नहीं दिख रहा है शायद। स्लाइड तो चल रही है, शायद कैमरे का इशू होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब चलते हैं वायु दाब तथा पवन से संबंधित कारक। अब जानेंगे हम वायु दाब तथा पवन से संबंधित कारण। अभी जो हमने कारण जाने उसमें क्या था, स्थान वगैरह है ना, लोकेशन, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, इनके बारे में हमने जाना। और अब हम जानेंगे जो वायु दाब है ना, प्रेशर, प्रेशर के बारे में जानेंगे और विंड के बारे में जानेंगे। विंड और प्रेशर है ना, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, वायु दाब तथा पवन वितरण। वायु दाब क्या होता है, एयर प्रेशर, आप सभी जानते हैं। प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर, तथा पवन प्रतिरूप तथा तापमान, ऊंचाई तथा पृथ्वी के घूर्णन से। आप सभी जानते हैं ना, अर्थ जो होती है वो क्या करती है, घूमती रहती है ना, घूमती रहती है, आप सभी को पता है घूमती रहती है। तो उससे भी भारत का जो क्लाइमेट है, भारत का जो क्लाइमेट है वो प्रभावित होता है। पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है, जैसे जैसे घूर्णन करती है, तो क्या करती है, प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रभाव उच्च तथा निम्न दाब की ओर होता है। तो आपने देखा होगा, जो हाई प्रेशर होता है ना, जहां हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर क्या चलती है, एयर चलती है, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर, अभी आप देखें दिल्ली में क्या है, दिल्ली में हाई प्रेशर बना हुआ है ना। टेम्परेचर लो होगा, याद रखना, जहां टेम्परेचर लो होगा, जहां टेम्परेचर लो होगा, वहां पर क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, है ना। जहां टेम्परेचर हाई होगा, वहां प्रेशर क्या होगा, वहां प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो ये समझ में आया सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। तो अभी आप देखेंगे उत्तर भारत में क्या है, उत्तर भारत में क्या हो गया, अभी टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, इससे क्या हो गया, हाई प्रेशर बन गया। आप देखेंगे जिन लोगों को अस्थमा है, जिन लोगों को अस्थमा के पेशेंट है, या जिनको खांसी सर्दी जुकाम जैसी समस्या है, वो इसके कारण होती है, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है हाई प्रेशर के कारण। और गर्मियों में नहीं होती है, गर्मियों में अस्थमा का पेशेंट मस्त रहता है, जैसे ही सर्दी बढ़ने लगती है तो उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होने लगती है। उसका कारण क्या होता है, यही होता है हाई प्रेशर। क्या होता है कारण, हाई प्रेशर होता है, जिस वजह से उसको तकलीफ होती है। और हवा एकदम ठंडी होती है, जिस कारण उसके लंग्स को वो क्या करती है, दबाव डालने लगती है। आप देखेंगे अस्थमा का जो पेशेंट होता है ना, उसको यहाँ प्रेशर लगता है चेस्ट पे, उसको ऐसे ऐसे सांस लेगा ना, उसको ऐसा लगता है किसी ने यहाँ से उसको दबा रखा है, लेकिन वो दबाता कोई नहीं है, लेकिन उसको क्या लगता है, हाई प्रेशर के कारण इस तरह की दिक्कत होती है। आपके घर में परिवार में अगर कोई इस तरह का पेशेंट है, आप उससे पूछ कर देखना, वो आपको बताएगा सर्दियों में उसको किस तरह की दिक्कत होती है, और उसका कारण क्या है, यही कारण है ना। अभी तक आप जो पढ़ रहे हो, मैं कुछ अलग ढंग से आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि ये सामान्य जानकारी भी आपके पास रहे। अब क्या कह रहा है, ऊपरी वायु परिसंचरण। तो ये कह रहा है ऊपरी सतह की हवा का जो प्रतिरूप है वो जेट धाराओं के रूप में जाना जाता है। अब देखो जेट स्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट स्ट्रीम आपके यूपीएससी पेपर में भी कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जेट स्ट्रीम ये भारत के पूरे क्लाइमेट को क्या करती है, प्रभावित करती है ना। ये पूरे के पूरे भारत को क्या करती है, प्रभावित करती है, इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ये एक देखो, एक तो नॉर्मल हवाएं चलती हैं, जो आप देखेंगे ना, आपके आसपास जो हवाएं होती है ये नॉर्मल हवा चलती है ना। लेकिन एक जेट स्ट्रीम होती है जो काफी ऊंचाई पे चलती है, और इनकी स्पीड भी नॉर्मल से कई गुना ज्यादा होती है, नॉर्मल से कई गुना ज्यादा होती है। कभी कभी ये 300 किलोमीटर तक इनकी क्या होती है, रफ्तार होती है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इनकी क्या होती है, रफ्तार होती है।
150 के आसपास तो नॉर्मल रहती है। इतनी तेजी से ये हवाएं चलती है, जिनको जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ये पूरे ग्रह में गर्मी तथा नमी तथा ये सबसे बड़ी भूमिका निभाती है भारत में। अभी आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोल देते हैं, सर्दियों में जो बारिश होती है ना, वो इसी के कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में आपको पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पढ़ाया जाता है। आप न्यूज़पेपर में जब भी आप न्यूज़ में देखेंगे, न्यूज़ में आप देखेंगे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, पश्चिमी विक्षोभ, है ना। आपको मिलता होगा पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जानने को, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में सुनने को मिलता है, जिसके कारण सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश होती है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। इसके बारे में डिटेल में मैं जेट स्ट्रीम के बारे में आपको बताऊंगा क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है। बस आपको अभी साधारण भाषा में आपको समझना होता है कि ये काफी हाइट पे होती है और इसका बहुत बड़ा क्या होता है, प्रभाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न विभिन्न वायु राशि राशियों तथा अंतर्वाह। तो नीचे देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग बड़े आराम से पढ़ लेना। कोई दिक्कत आए तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो, अलग अलग वायु राशियां होती है जो तापमान नमी के आधार पर क्या होती है, विभिन्न क्षेत्रों में वो क्या करती है, प्रभावित करती है। जितने भी क्षेत्र हैं भारत के, उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। और भारत में सर्दियों में पश्चिमी चक्रवात, ध्यान से सुनना, और दक्षिणी पश्चिम मानसून के दौरान उष्ण कटिबंधीय दबाव का सामना करता है, जिससे वर्षा की अनुकूल स्थिति बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये भारत के पूरे क्लाइमेट के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बाद में आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं बड़े अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। नहीं आएगी तो आप ज्योग्राफी की जो भी आपके पास बुक हो, है ना, जो भी बुक हो, चाहे खुल्लर की हो, चाहे आपके पास माजिद सर की हो, चाहे आपके पास क्या नाम है इसकी महेश बनवाल की हो, कोई भी बुक हो आपके पास, एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी, तो वहां इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अभी मेरे को ठीक करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ, मैं ठीक कर देता हूँ। आपको दिक्कत लग रही है तो मुझे ठीक करना पड़ेगा, ये हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही है। अभी सही आ रही है आवाज, अभी देखना। अभी ठीक चल रही है क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बता देना अभी ठीक चल रहा है या नहीं। अभी मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ उसमें। हाँ, अभी तो ठीक चल रहा है, सबके मैसेज आ रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत दिक्कत रह रही होगी।
चलिए अब शुरू करते हैं। वो थोड़ा सा इशू था, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं। अभी ठीक है सब कुछ। चलो अब जानते हैं अब क्या कह रहा है वायु। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये ऊपरी वायु वाला हो गया। अब क्या कह रहा है विभिन्न, ये कह रहा है विभिन्न वायु राशियों का अंतर है। अभी रुको मैं पेन ले लेता हूं। विभिन्न वायु राशियों का अंतर वाह। तो ये कह रहा है अलग अलग वायु राशि तापमान पर नमी के आधार पर क्या होती है, विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है। ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। जो एयर जो होती है ना, वो नमी के आधार पर क्या करती है, प्रभावित करती है। तथा भारत में पश्चिमी चक्रवात तथा पश्चिमी मानसून के दौरान क्या होता है, उष्णकटिबंधीय दबाव का सामना करता है, जिससे वर्षा की अनुकूल स्थिति बनती है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब क्या कह रहा है, पश्चिमी चक्रवात तथा और विक्षोभ, जो विक्षोभ होता है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह ये सब होता है, उसके बारे में क्या कह रहा है, भारत में सर्दियों में पश्चिमी चक्रवात का क्या होता है, अनुभव करता है, और जो विक्षोभ लाते हैं उसको विशिष्ट क्षेत्रों में वर्षा सहित मौसम की स्थिति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा क्या करता है, वायु दाब तथा पवन वगैरह इन सबको प्रेशर देता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून के दौरान उष्ण कटिबंधीय दबाव भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून में हिंद महासागर में उठने वाली गर्म जो हवा होती है ना, गर्म पानी होता है, वो ऊपर की ओर विकसित करने वाले तथा उष्ण कटिबंधीय दबाव को शामिल करता है, जो व्यापक व्यापक मानसूनी वर्षा में योगदान देता है। अभी मैं इसको समझाता हूं। जैसे क्या होता है कि आप देखेंगे अब क्या होता है, जैसे आप देखेंगे ना, ये हवा है, ये पूरा पूरा ग्लोब है। अब क्या होता है, यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, यहाँ पर क्या होता है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, तो यहाँ माइनस में यहाँ पर बराबर बर्फबारी हो रही है। क्योंकि आप सभी को पता है अभी सन क्या हो गया, दक्षिण की तरफ हो गया है ना, दक्षिण की तरफ हो गया है। तो यहाँ पर क्या होती है, तेजी से बर्फबारी होने लगती है। तो यहाँ की जो हवा है वो साउथ की तरफ चलने लगती है, नीचे की ओर चलने लगती है। जब नीचे की ओर चलने लगेगी तो इससे क्या होगा, भारत भी प्रभावित होगा। भारत होगा या नहीं होगा, भारत मान लो यहाँ है, तो भारत में भी ठंडी हवा आने लगेगी। लेकिन हमारे जो पर्वत है उत्तर भारत में, जो आप हिमालय पर्वत देखेंगे, वो इस हवा को क्या करते हैं, रोक कर रखते हैं। जैसे ही हमारा सूर्य सूर्य उत्तरायण होगा, यानी उत्तर की तरफ आएगा, आप देखेंगे ना, तो क्या होगा, दिन बढ़ जाएंगे। दिन दिन का समय क्या होगा, बढ़ जाएगा, और रात का समय क्या होगा, घट जाएगा, है ना। रात का समय क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये हवा जो अब तक उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही थी, ये हवा अब कहाँ चलेगी, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेगी। अब गर्मियों में क्या होगा, ये हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चलेगी, ऐसे चलेगी। ठीक है। जब ये हवा ऐसे चलेगी तो ये क्या है, ये तो गर्म हवा है ना। ये कौन सी हवा है, ये गर्म हवा है। ये गर्म हवा है, तो ये समुद्र में जो पानी है, समुद्र में आप देखेंगे हिंद महासागर वगैरह में, यहाँ पर जो ये पानी है, ये हवा अपने साथ पानी लेकर चलती है, अपने साथ नमी लेकर चलती है, पानी लेकर चलती है, और ये यहाँ आकर क्या करती है, बारिश कर देती है। ये पूरे उत्तर भारत में बड़ी तेजी से क्या कर देती है, बारिश कर देती है। समझ में आ रहा है। पूरे उत्तर भारत में या पूरे भारत में इसी वजह से क्या होती है, बारिश होती है। यही कारण होता है बारिश होने का, तो याद रखना। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, वायु दाब तथा पवन से संबंधित कारण। तो ये कारण वही है, सर्दियों में मौसम की स्थिति बदलती है और गर्मियों में मौसम की स्थिति बदलती है। तो ये हम जान लेते हैं, सर्दियों में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, कैसे स्थिति बदलती है। ये दो हमें जानना है। ये दो आप सभी जानते हैं, सर्दियों का मौसम और गर्मियों का मौसम, ये दो स्थिति हमारे सामने है। तो एक एक करके जान लेते हैं क्या है ये स्थिति। उससे पहले आंसर आ गया, तो आंसर देख लेते हैं। आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत क्या लिखा हुआ है, एक मिनट मैं देख लेता हूं क्या लिखा है। आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवाओं के सुधार। अब देखो ये आपसे संबंधित है देख रहे हो, यूपीएससी का क्वेश्चन कह रहा है सिविल सेवा में सुधार के सुझाव दीजिए। देख रहे हो, यूपीएससी आपको पता लग रहा है ना, आप ही की नौकरी के बारे में पूछ रहा है, आप ही के बारे में पूछ रहा है, भाई क्या सुधार करना चाहिए, है ना। जैसे आपसे कोई पूछ ले यूपीएससी के एग्जाम में आप क्या सुधार चाहते हैं, है ना। आपसे अगर कोई पूछ ले
कि यूपीएससी के एग्जाम में क्या सुधार चाहिए, तो आप भी तो कुछ ना कुछ जवाब दोगे ना, आप भी तो कुछ ना कुछ जवाब दोगे या नहीं दोगे। तो ऐसे ही ये सुधार होते हैं, इसको भी जान लेते हैं क्या सुधार है और किस तरीके से काम करते हैं। ये वो वाला नहीं है, एग्जाम सुधार नहीं है, ये सिविल सेवा के सुधार की बात कर रहा है। तो इसको जान लेते हैं। संस्थागत गुणवत्ता, एक बार क्वेश्चन पढ़ लूं। आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता निर्णायक चालक के संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवाओं के सुधार दीजिए। ठीक है। संस्थागत गुणवत्ता एक व्यापक अवधारणा है जिसमें व्यक्तिगत अधिकार तथा गुणवत्ता परक नियम। जनमत तथा जवाबदेहिता। ठीक है। राजनीतिक स्थायित्व, व्यापार सुगमता, नियमक गुणवत्ता, भ्रष्टाचार नियंत्रण, विधि शासन। ठीक है, बढ़िया लिखा हुआ है। लोकतंत्र सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बाधक होते हैं संस्थागत गुणवत्ता प्रदेश में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवक में निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है। राजनीतिक तटस्थता, बढ़ावा देना चाहिए लोकतंत्र करने के लिए। ठीक है, बढ़िया लिखा हुआ है। किसका आंसर है ये वाला? सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आउट है लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चल जाएगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा, संजय ने लिखा है। ये तो नया स्टूडेंट है कोई। संजय, आप कौन हो भाई? मैंने तो फर्स्ट टाइम आपका आंसर देखा है। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। संजय ही लिखा हुआ है ना? बहुत अच्छा लिखा हुआ है संजय, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। अभी बताऊंगा, अभी नॉर्मल आंसर है, अभी इसको एडवांस कैसे करना है और इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। कमेंट करके बताओ किसका आंसर है ये वाला। ये वाला आंसर किसका है? अभी क्लास में है क्या संजय? बढ़िया लिखा हुआ है एकदम, ठीक लिखा हुआ है। ग्राफ बहुत बढ़िया बनाया है, ये वाला ग्राफ है ना, एकदम मस्त बनाया है, बिल्कुल ठीक बनाया है। अरे संजय ही तो बोल रहा हूँ ना, संडे कौन बोल रहा है? अच्छा लिखा हुआ है आंसर, बढ़िया लिखा हुआ है। अच्छा, और भी है क्या कोई? अच्छा, यही था एक। ठीक है। तो अब चलते हैं सर्दियों के मौसम के बारे में जान लेते हैं कि भाई ठंड में आप देख रहे हो ना, अभी सर्दी है, मैं भी स्वेटर पहन के बैठा हूँ। तो सर्दियों में क्या रहता है हमारे एयर, आप देखते होंगे ना बादल वगैरह का क्या सीन रहता है और किस तरीके से हमारे उत्तर भारत में आपको सर्दी देखने को मिलती है, एक एक करके हम जान लेते हैं। अब ये यूं कह रहा है सतह का जो दबाव होता है वो वायु हवा में कैसे काम करता है। हवा जो होती है ना हमारी, एयर जिसकी बात कर रहा है, विंड की बात कर रहा है, तो सतह पर दबाव। अब जानते हैं, देखो सर्दी में क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सर्दी में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, आप सभी जानते हैं। जैसे ही ठंड बढ़ती है, ठंड बढ़ती है तो क्या होता है, हाई प्रेशर बनने लगता है। उत्तर से जैसे आप देखें ना, आर्टिक क्षेत्र है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये वाला उत्तर का आर्टिक क्षेत्र है। यहाँ पर बर्फबारी, यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस होने लगता है, कम होने लगता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। तो उत्तर से हवा दक्षिण की ओर चलने लगती है, नॉर्थ से साउथ की ओर विंड चलने लगती है, जिसके कारण आप देखेंगे पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको ठंड महसूस होगी। अगर हिमालय ना होते ना, तो ये ठंड आपको साउथ तक देखने को मिलती, लेकिन हिमालय की वजह से वो हमारी ठंड को रोक के रखते हैं। तो लगभग एमपी और महाराष्ट्र के उत्तर तक आपको ठंड का एहसास होगा, अदरवाइज आपको ठंड नहीं लगेगी। अब क्या कह रहा है, सर्दियों के दौरान क्या होता है, मध्य और पश्चिम एशिया में एक क्या होता है, हाई प्रेशर बनता है। क्या बनता है, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। कहां बनता है, सर्दियों में मध्य तथा पश्चिम एशिया में, आप समझ रहे हो ना,
मध्य में और पश्चिम एशिया में, ये पूरा ग्लोब है तो मध्य क्या है, ये वाला एरिया मध्य है और पश्चिम एशिया, ठीक है। पश्चिम एशिया में क्या होता है, एक हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है तथा उत्तर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर हवाओं के प्रभाव को जन्म देता है। अब क्या आपको समझ में आया ये टॉपिक या नहीं आया? अभी आपको यही बता रहा था मैं कि हाई प्रेशर का मतलब होता है जब ठंड बढ़ने लगती है तो हाई प्रेशर बनने लगता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो हाई प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। अब ये बात कर रहा है कि पश्चिमी, मध्य और पश्चिम एशिया में क्या होता है, हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर का मतलब है कि यहाँ पर ठंड बढ़ने लगती है ना। मैंने आपको बता दिया जैसे हाई प्रेशर बनेगा वैसे ही ठंड बढ़ेगी, जैसे ही लो प्रेशर बनेगा वैसे ही गर्मी बढ़ेगी। तो यही कह रहा है कि जब मध्य और पश्चिम एशिया में क्या होता है, हाई प्रेशर बनता है तो उत्तर यानी कि नॉर्थ इंडिया में और भारत का जो महाद्वीप है उसमें क्या होता है, निम्न स्तर पर हवाओं के प्रभाव को जन्म देती है। अब वहां पर ठंड पड़ रही है तो वहां की हवा इस साइड को आ रही है, किधर, साउथ की तरफ आ रही है। ये आपको समझा रहा था, ये मध्य एशिया है, ये मध्य एशिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है तो ये हवा साउथ की तरफ भागने लगेगी। इस कारण आप देखेंगे दिल्ली, हरियाणा, यूपी वगैरह में क्या होती है, ठंड का स्तर बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। यहां पर सर्दी नहीं है, सर्दी आर्टिक वाली लेकिन उसकी हवाओं का दबाव हमें यहां तक महसूस होता है ना। बर्फबारी कहाँ हो रही है, उत्तर भारत में हो रही है ना, यहां पर तो नहीं हो रही लेकिन उसकी हवाएं यहां तक पहुंच रही है, इसलिए आपको पूरे उत्तर भारत में ठंड का एहसास होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, यह महाद्वीपीय पवन उत्तर पश्चिम भारत की व्यापारिक पवनों के संपर्क में आ जाती है। इसको बोलते हैं व्यापारिक पवनें, है ना। ट्रेड विंड के बारे में, इसके बारे में मैं पूरा अच्छे से आपको समझाना है क्योंकि ग्लोब बनाकर आपको पूरे क्लाइमेट के बारे में, पूरे इंडियन, क्योंकि वर्ल्ड क्लाइमेट आपको समझाना पड़ेगा, उसके बाद आप भारत के क्लाइमेट को समझ पाएंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। भारत का क्या क्लाइमेट होता है, कौन सी पवनें कैसे प्रभावित करती है, ट्रेड विंड क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किस तरीके से ये काम करती है, उत्तर पश्चिम भारत में, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, तब आपको ये समझ में आएगा टॉपिक। अब क्या करें, अब संपर्क क्षेत्र में स्थिर नहीं है, इस प्रकार पूरे उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में ला रहा है। तो ये क्या रहा, पूरे उत्तर भारत में ये क्या कर रहा है, प्रभाव में ला रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जेट स्ट्रीम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जेट स्ट्रीम यूपीएससी लास्ट ईयर पेपर देखेंगे आपको, पीटी में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, मुझे याद नहीं है, शायद 2017-18 में ये क्वेश्चन आया था, एक बार आप इसको चेक कर लेना। कोई बात नहीं, 2 बजे आप सभी का आंसर चेक कर लूंगा, जिन लोगों के आंसर रह गए 2 बजे वाली क्लास में एबीसीडी भी करेंगे और वहां आंसर भी देख लेंगे, एबीसीडी और आंसर भी 2 बजे देख लेंगे अच्छे से। तो कह रहा है शीत ऋतु में ऊपरी वायु पश्चिमी जेट धाराएं, है ना, पश्चिमी जेट धाराएं, ये याद रखना, जेट स्ट्रीम की बात कर रहा है ये, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। शीत ऋतु में ऊपरी जेट स्ट्रीम के कारण आपको ये प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये एक एक करके इसके बारे में पूरा डिटेल में मुझे बताना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जेट स्ट्रीम क्या होती है, ऊपरी वायु होती है, याद रखना जेट स्ट्रीम कभी भी नीचे नहीं चलती है, ये अर्थ के नीचे नहीं चलेगी, ये सतह पर नहीं चलती है, ये ऊपर चलती है एक हाइट पर, और इसकी स्पीड कहीं अधिक ज्यादा होती है ना। तिब्बत हिमालय अवरोध के कारण 2 दिशाओं में विभाजित हो जाती है। जेट स्ट्रीम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, जेट स्ट्रीम की। तिब्बत तथा हिमालय अवरोध के कारण ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, यानी 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है। उत्तरी शाखा हिमालय और तिब्बत के पठार की ओर क्या होती है, उत्तर में बहती है, तो ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इसके बारे में मुझे डिटेल में आपको बताना है। देखो तिब्बत क्या होता है, तिब्बत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो तिब्बत है ना, ये उत्तर भारत का, ये भारत के क्लाइमेट पे बहुत अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि वायु आप देखेंगे लो नीनो अल नीनो इसके बारे में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जब लो नीनो और अल नीनो की हवाएं ऐसे चलती हैं, आपने देखा होगा ना ऐसे ही, तो ये हवा भी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। इसके बारे में पूरा डिटेल में मुझे आपको समझाना है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन बस आप ये समझना कि तिब्बत तिब्बत का बहुत बड़ा रोल होता है भारत के क्लाइमेट को प्रभावित करने में। अगर तिब्बत नहीं होगा तो इतनी तेज वर्षा भारत को नहीं होगी। जैसे अभी आप देखते हो ना बारिश, जो देखते हो कि भारत में
अधिक बारिश होती है। अन्य देशों की तुलना में भारत में अधिक बारिश होती है। उसका कारण क्या होता है? तिब्बत। तिब्बत का बहुत बड़ा रोल होता है भारत के क्लाइमेट पे। उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप सभी से कह रहा हूं, जितनी भी बुक आपके पास रखी है ज्योग्राफी की जो भी हो, जिसपे भाई महेश बनवाल है वो पढ़ लो, जिसपे माजिद सर की बुक है माजिद हुसैन वो पढ़ लो, जिसपे खुल्लर की है खुल्लर पढ़ लो, जिसपे जो भी बुक है ये वाला टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेना। एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसको दे रखा है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर दे रखा है। अब दक्षिण की बात कर रहा है, साउथ की जो शाखा है इसकी, जेट स्ट्रीम की जो साउथ की शाखा है वो शक्तिशाली पहाड़ों के दक्षिण में बहती है। अब ये क्या कर रहा है, ये कहाँ बहती है? ये पहाड़ है, ये पहाड़ के यहाँ बहती है। ये क्या क्या करती है? पहाड़ों पर आने के बाद ये साउथ की ओर बहने लगती है, जिससे क्या होता है, सर्दियों में उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा भारत के पश्चिम भाग में बारिश करती है। तो ये कहाँ बारिश करेगी? भारत के पश्चिम भाग में क्या करने लगती है? बारिश करने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसी को क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। आपको पता है या नहीं? सर मेरा एक बैक वाला कल चल गया है। समझ में आया या नहीं आया? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसी को बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे पश्चिमी विक्षोभ क्या है। तो जेट स्ट्रीम के कारण ही भारत में आप देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र में भारत में वर्षा होने लगती है। और ये छोटी मोटी वर्षा नहीं है, अच्छी खासी वर्षा आपको देखने को मिलेगी। उत्तर में देखना, अब सर्दियों में वैष्णो देवी जाना, कभी वैष्णो देवी गए हो क्या आप? सर्दियों में वहां भयंकर बारिश होती है ना। वहां दोनों सीजन में बारिश होती है। जब हमारा ये साउथ वाला मानसून उत्तर की तरफ जाएगा तो भी वहां अधिक बारिश होती है। और वैसे भी आप पश्चिमी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से भी आपको वहां ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। यहाँ थोड़ी कम होती है लेकिन दिल्ली तक आप प्रभावित होता है। दिल्ली के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ भी वर्षा आपको सर्दियों में देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तर भारत में लगातार वर्षा होती रहती है, वहां पर लगातार बर्फबारी होती रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और इसके केंद्र में क्या होता है? जेट स्ट्रीम। इसका सबसे मेन कारण क्या होता है? जेट स्ट्रीम। अगर आपके पीटी में आपसे पूछ ले सर्दियों में भारत में उत्तर भारत में वर्षा होने का निम्न में से कौन सा कारण है, ऐसे ही पूछता है ना कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा मेन कारण है, तो वहां पर आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी दे देगा, जेट स्ट्रीम भी दे देगा, और भी कई सारे टॉपिक दे सकता है। बस आपको ये बात समझनी है कि इसका प्रमुख कारण जेट स्ट्रीम भी होता है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। हाँ, आप देखेंगे पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही होगी। पूरे नॉर्थ में आप देखेंगे पूरे पहाड़ी एरिया में बारिश हो रही होगी। अभी आप पूरे भारत में देख लेना, उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में लगातार झमाझम बारिश हो रही होगी या बर्फबारी हो रही होगी, तगड़ी बर्फबारी हो रही होगी। अभी आप पूरे पहाड़ी एरिया पे जाकर देखना, लगातार बारिश हो रही होगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। और जैसे ही ये डिस्टर्बेंस पीछे की ओर भागने लगेगा, हमारी अर्थ में जब रात देखेंगे, रात क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। और दिन का समय हमारा बढ़ने लगेगा, यानी अब सनलाइट उत्तर की तरफ आ रही है। अब सनलाइट तो यहाँ पर बनी हुई है, आईसीसी जेड यहाँ बना हुआ है। फिर ये सनलाइट ऊपर की तरफ आने लगेगी तो ये हवा पीछे की तरफ हटने लगेगी। फिर उत्तर भारत में भी आपको गर्मी देखने को मिलेगी। डाउट कैसे सेंड करना है? भाई डाउट का तो थोड़ा इशू है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। गौतम कमेंट में आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कमेंट में भेज दो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देख लेना पेपर में। यूपीएससी में बैक टू बैक यही क्वेश्चन आया और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है। भारत का क्लाइमेट जो है मेरे कोर एरिया में भारत का क्लाइमेट है। क्लाइमेट का मैंने पूरा का पूरा आपको कोर एरिया लिखवाया, तो इसको अच्छे से समझ लेना, कोर एरिया अच्छे से समझ लेना। अब पश्चिमी चक्रवात तथा विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो पश्चिमी चक्रवात, विक्षोभ तथा सर्दियों में मौसम संबंधित घटनाओं का यह बहुत बड़ा कारण होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अब आगे क्या कह रहा है? आमतौर पर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम को प्रभावित करता है तथा यह सर्दियों के महीने में
कम बारिश लाता है और गेहूं की फसल के लिए अच्छा होता है। अब देखो ये एग्रीकल्चर से जोड़ दिया आपको, एग्रीकल्चर से, है ना। तो ये एग्रीकल्चर देखो उगता गेहूं की फसल के लिए। कभी आपने सोचा है कि गेहूं की फसल उसी सीजन में क्यों उगाई जाती है, चावल की फसल उसी सीजन में क्यों उगाई जाती है, आगे पीछे क्यों नहीं होती, कभी आपने सोचा है क्या? अच्छा मेंस पेपर देखना है क्या? अच्छा मेंस पेपर देखना है, कोई नहीं अभी दिखा देता हूं मैं, एक सेकंड के लिए रुकिएगा, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, एक सेकंड के लिए रुकिए, मैं अभी मेंस पेपर आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए यूपीएससी में कहां से ये क्वेश्चन आया। मैं आपको अभी बता रहा हूं, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। अभी बता रहा हूं आपको, अभी रुक जाओ, ये छोटा सा टॉपिक रह गया उसके बाद बताता हूँ। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वो अक्टूबर नवंबर महीने के आसपास होता है, इसके बारे में आप जानते हैं। यह विक्षोभ जो देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तमिलनाडु और आंध्रा में बड़ी तेजी से क्या हो रही होगी, बारिश होती होगी, है ना, बड़ी तेजी से बारिश हो रही होगी। अभी आप देखेंगे तमिलनाडु में बड़ी तेजी से बारिश हो रही होगी, बहुत भयंकर बारिश होती है तमिलनाडु में, आप देखेंगे। क्यों होती है भाई, तमिलनाडु में क्यों होती है, क्यों क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही ये भारत है ना, ये भारत का मैप है, तो आप देखेंगे पश्चिम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या करता है, यहाँ पर हवा लेकर आता है, विंड लेकर आता है, तो यहाँ पर वर्षा होती है उत्तर भारत में। तो ये जो एयर है ना, इसका प्रेशर क्या करता है, ये यहाँ चलने लगता है, यहाँ वर्षा कर देता है, यहाँ कम वर्षा होती है, क्योंकि ये पूरे चाइना वाइना में लगातार वर्षा करता आता है, और यहाँ आते आते इसका जो पानी का प्रभाव होता है वो कम होने लगता है, क्योंकि पीछे ये वर्षा करता आता है ना। तो भारत आते आते ये हवा क्या पड़ती है, कमजोर पड़ जाती है, फिर यहाँ वर्षा यानी बादल की जो बारिश की जो रफ्तार होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अब ये हवा किधर चल रही है, साउथ की तरफ चल रही है, तो ये क्या करती है, बंगाल की खाड़ी से पानी उठा लेती है, बंगाल की खाड़ी से क्या करती है, ये नमी उठा लेती है, पानी उठा लेती है। जैसे कहते हैं ना बादलों ने पानी ले लिया है, तो ये क्या करता है, वेस्ट बंगाल से पानी उठा लेता है, और ये जब पानी उठाता है वेस्ट बंगाल से, तो ये यहाँ टकराता है, इस वाले एरिया पे टकराती है ये हवा। कहाँ टकराती है, इस वाले एरिया पे टकराती है, और आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत तेजी से बारिश होने लगती है। आंध्र और तमिलनाडु में बड़ी तेजी से बारिश होने लगती है, उसका कारण यही होता है, ये हवा उत्तर से दक्षिण की ओर भाग रही है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर, ये देख रहे हो ना, ये ऐसे भाग रही है, और ये हवा यहाँ से पानी उठा लेती है, यहाँ से पानी उठाने के बाद बंगाल की खाड़ी से पानी उठाती है, और यहाँ पर लगातार बारिश करने लगती है। यहाँ आपको बारिश कम मिलेगी, यहाँ बारिश कम मिलेगी, जो हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन तमिलनाडु में आपको लगातार बारिश देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बता दो, नहीं आ रहा है दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है आशीष? बाकी आप बुक से देख लेना, एक आंसर आ गया ये, और देख लेते हैं किसका आंसर है, वंदना का आंसर है। अरे भाई ये कौन से कलर में लिखा है, इसको तो पढ़ना असंभव लग रहा है, नहीं पढ़ लूंगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो पढ़ता हूँ मैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिविल सेवकों में सुधार तथा संबंधित है कुछ, क्वेश्चन तो वही है ना। हाँ ठीक है, बजट के सिद्धांतों व आर्थिक विकास का कानून नीति निर्माता तथा राजकोषीय संरचना कर फोकस में करना तथा धाराओं को लाना, सिविल सेवकों के लिए सुधार तथा सुझाव, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है भाई, सिविल सेवकों के लिए सुधार थोड़ा सा आउट कर दिया है, प्रशासनिक कार्यों में होने वाली कमी को कराने के लिए क्या, सिविल सेवकों में वितरण तथा प्रत्येक प्रशासनिक कार्यों में होने वाली देरी, बिल्कुल सही बात है, देरी होती है प्रशासनिक कार्यों में, जवाबदेही का बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है, आचार संहिता,
बहुत बढ़िया वंदना। ये कई पॉइंट अच्छे लिखे हैं, लेकिन अभी इसमें कई और पॉइंट लिखने थे आपको, वो मिसिंग कर दिए। सुझाव में अभी कई और पॉइंट लिखने हैं, जैसे आचार संहिता बढ़िया लिखा हुआ है, जवाबदेहिता को बढ़ाना, जवाबदेहिता बढ़ी। गर्मी के मौसम को और जान लेते हैं, ये आखिरी टॉपिक है। गर्मी के मौसम को और जान लेते हैं, क्या रहता है गर्मी के मौसम में और किस तरीके से काम करता है। अब सतह का दबाव तथा हवा। तो क्या कह रहा है, गर्मी में सूरज क्या होता है, उत्तर की ओर खिसक जाता है। अभी मैं आपको समझा रहा था ना, सूर्य क्या होता है, अभी तो दक्षिण में, आपने देखा होगा अभी सूर्य यहां पर है, अब ये कहां जाएगा, अब ये कहां जा रहा है, ये उत्तर की तरफ बढ़ने लगेगा। सनलाइट क्या उत्तर की तरफ बढ़ने लगेगी, अब ये यहां आ जाएगी, उत्तर की ओर खिसकता है, जिससे महाद्वीपीय हवाओं का संचलन दोनों सिरों पर पूरी तरह से उलट जाता है। अब क्या है, सिस्टम उलट जाएगा, अब यहां पर ज्यादा सर्दी पड़ने लगेगी, क्योंकि यहां से अंटार्कटिका क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं यहां पड़ने लगेगी। अब क्या होगा, यहां पर सर्दियां बढ़ जाएगी, यहां पर गर्मी बढ़ेगी। उल्टा होता है, जैसे आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में और भारत का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। उसका कारण क्या है, आपको पता है क्या, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या कारण है। ऑस्ट्रेलिया और भारत में क्या अंतर है, क्या कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा सर्दी भी पड़ती है। देखो, ऑस्ट्रेलिया में भारत जैसी हिमालय श्रेणी नहीं है। आप देखेंगे साउथ में ऑस्ट्रेलिया के भारत जैसी श्रेणी नहीं है, जिसके कारण वो अंटार्कटिका से आने वाली ठंडी हवाओं को, विंड को नहीं रोक पाता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और भारत में हिमालय उसको रोक कर रखता है, तो इसलिए उत्तर भारत में भारत को सर्दी का कम एहसास होता है। और गर्मी का कारण क्या है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, गौतम कह रहा है ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो क्लाइमेट होता है लगभग सेम होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा सर्दी पड़ती है और ज्यादा गर्मी पड़ती है। उसका कारण है ना, दो मेन कारण है। एक तो मैंने आपको बताया कि वहां हिमालय जैसी रेंज नहीं है जो साउथ से आने वाली ठंडी हवा को रोक सके। दूसरा क्या होता है कि भाई देखो, अब ये अर्थ है, ये क्या है, ये सन है, और ये क्या है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। ये ऐसे रूटेड, ऐसे घूमता रहता है ना सन के चारों तरफ। जब जब आप देखेंगे, अभी अभी क्या होगा, आप देखेंगे कि सन के करीब आ जाते हैं अर्थ, सबसे कम दूरी पे होता है इस समय में। क्या, सन और अर्थ की दूरी बहुत कम होती है, सर्दियों में कम होती है और गर्मियों में दूरी अधिक होती है। इसलिए आप देखेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ सूर्य होता है, जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ सनलाइट जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तब सूर्य के बहुत करीब होती है हमारी अर्थ। इसलिए सूर्य का सबसे ज्यादा ताप आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उत्तर की तरफ आता है, तो सूर्य का ताप कम हो जाता है। आपको भारत में टेम्परेचर जो 40 दिखता है ना, आपको 40 टेम्परेचर, दिल्ली का टेम्परेचर 40, 42, 45 डिग्री है ना, इससे लगभग 6 से 7 डिग्री प्लस होता है ऑस्ट्रेलिया में। जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, जैसे भारत में अभी सर्दी पड़ रही है, तो ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर कहीं ज्यादा गर्म होगा भारत के टेम्परेचर से। भारत की गर्मियों में जितना टेम्परेचर बढ़ता है, उससे कहीं ज्यादा अधिक गर्म टेम्परेचर होता है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ये कह रहा है, अब क्या कह रहा है, सतह के निकट में कम दाब वाली बेल्ट के कारण, है ना। तो इस बेल्ट के बारे में आप सभी जानते हैं। जुलाई के महीने में उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। इस बार पश्चिमी जेट धाराएं क्या होती है, भारत से पीछे हटने लगती है ना। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, जेट स्ट्रीम जो होती है ये पीछे की ओर हटने लगती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि उत्तर भारत में बारिश होने लगती है, जिसको क्या बोलते हैं, ITCZ। ये याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिमालय पे बन जाता है, ITCZ जो होता है ये हिमालय पे बन जाता है, ऐसे हिमालय पर, जहां पर सूर्य का ताप आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा। यहाँ से हवा दो पार्टों में बढ़ जाती है, एक हवा इस साइड चलती है, एक हवा इस साइड चलती है। इसको लेकर मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। आगे क्या कह रहा है, जून में प्रायद्वीप दक्षिण भारत में पूर्वी जेट स्ट्रीम बहती है तथा अगस्त में 90 प्रति किलोमीटर, आप समझ रहे हो ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है। और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 22 डिग्री क्या होता है, सितंबर में 22 डिग्री अक्षांश पर सीमित होती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। तो पूर्वी हवाएं आमतौर पर ऊपरी वायुमंडल में 30 डिग्री क्या होती है, उत्तर अक्षांश में
उत्तर में नहीं फैलती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम उष्णकटिबंधीय विषयों में भारत में ले आती है तथा ये दाब भारतीय महाद्वीप में क्या होती है, मानसूनी हवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मानसून जो होता है भारत का, अच्छा सर सुना है, अच्छा ITCZ के बारे में नहीं पता क्या? ओह, लगता है आपने गौतम बुक नहीं पढ़ी है। आपने बुक नहीं पढ़ी है क्या? लगता है आपने बुक नहीं पढ़ी है। एक बार जाके अपनी बुक को खोल कर देखना और इसके बारे में पढ़ लेना। इन विक्षोभों के कारण भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो वही मैं कह रहा था, भारत में सबसे अधिक वर्षा इसी कारण होती है ना। भारत में सबसे अधिक वर्षा इसी कारण होती है, ये बहुत बड़ा कारण होता है भारत में सबसे अधिक वर्षा करने का, जिसके आवर्ती यह दबाव भारत में आता है तथा इनकी दिशा में तीव्रता सभी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान वर्षा के प्रतिरूप को निर्धारित करने में एक लंबा रास्ता तय करते हैं। आपको पता है साउथ से सारी हवाएं क्या करती है, पानी लेकर आती है और पूरे उत्तर भारत में क्या कर देती है, बारिश कर देती है। ITCZ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये भारत है। अब आपको पता है सूर्य जो होता है उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है। अभी गर्मी जैसे आने लगेगी, आपने देखा होगा ना, शायद क्या होता है 22 तारीख के बाद, अभी 22 या 24 के बाद आप देखेंगे साउथ की तरफ चला जाता है। अब भारत क्या करने लगेगा, अब भारत में सूर्य जो है, सनलाइट जो है ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ आने लगेगी, नॉर्थ की तरफ। साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या आने लगी, सन उत्तर की ओर आने लगेगा, यहाँ आने लगेगा, यहाँ आने लगेगा, यहाँ आने लगेगा। उत्तर धीरे धीरे बढ़ेगा ना, पर डे के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सनलाइट एक समय आने के बाद यहाँ पहाड़ों पर आ जाती है, जहाँ सनलाइट आखिरी में पहुंचती है, यहाँ पर पहुंचती है सनलाइट, लास्ट पॉइंट तक पहुंचती है, लास्ट पॉइंट तक, इसी को बोलते हैं ITCZ। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो इसको लेकर मैं अलग से आपको बता दूंगा। अभी तो कैंसर पे है ना, साउथ में है ना अभी तो, कर्क, और जिसको मकर रेखा बोलते हैं, है ना। अच्छा ITCZ नहीं सुना है, ठीक है अनवी, आज जाकर बुक में देख लेना ITCZ क्या होता है। आज जाकर आपका यही काम है, बुक में जाकर देखो। आप नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। ये टॉपिक आपको बता दिया है। अभी कई लोग कह रहे थे सर मुझे क्वेश्चन देखना है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तो एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो। अभी होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ, GS3 है ना। अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैं पुराने दिखा देता हूँ, नए का तो मेरे को पता नहीं कब आया कब नहीं। 2018 का दिखाता हूँ सबसे पहले मैं आपको। अभी सब लोग देख लेना 2018 का क्वेश्चन पेपर। अभी दिखा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर। कहाँ गया भाई, 2018 का है ना। शायद इसमें 1 मिनट रुको, क्या हो गया भाई, 2017 का था ना। 2017 का अभी देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट अभी चेक करके बता रहा हूँ। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी देख रहा हूँ। मुझे याद है क्वेश्चन आया है, मुझे बस ध्यान नहीं आ रहा। ओहो, क्या कर रहा हूँ मैं, गलत क्वेश्चन पेपर उठा रहा हूँ, देख रहे हो ना दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा, क्वेश्चन पेपर ही गलत उठा रहा हूँ मैं। GS3 उठा रहा हूँ, दिमाग भी कई बार आउट हो जाता है। क्वेश्चन पेपर ही गलत उठा रहा हूँ, दिमाग से उतर गया।
कई बार ऐसा ही होता है। 2018 का था ना ये, 1 मिनट रुको, 2017 देखता हूँ। अभी है नहीं, चलो कोई बात नहीं, 2018 देख लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन पेपर ही गलत उठा लिया। क्या हो गया यार, क्वेश्चन पेपर गलत उठा लिया क्या? अभी मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मेरे को चेक करना पड़ेगा कौन से पेपर में आया है। शायद मुझसे ही गलत हो रहा है। अभी मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं चेक करके आपको 2 बजे वाली क्लास में बताता हूँ। ठीक है, 2 बजे वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। अभी मुझे क्वेश्चन नहीं मिला है, अभी मेरे पास डाउनलोडेड भी नहीं है। आप देख रहे होंगे पुराने क्वेश्चन डाउनलोडेड नहीं है, तो मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, आप सभी का धन्यवाद। क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, 2 बजे मिलेंगे। ठीक है, 2 बजे आप सभी लोग तैयार रहना। 2 बजे हमारी क्लास है, तो 2 बजे हम मिल रहे हैं। 2 बजे ABCD करेंगे, 2 बजे, 2 बजे वाली क्लास में 2 PM पर। 2 बजे 2 PM पर हम लोग मिलते हैं, वहाँ पर ABCD करेंगे। और जितने लोगों के आंसर रह गए हैं वो सारे के सारे आंसर हम 2 बजे वाली क्लास में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। डेली अब हमारी क्लास करेंगे, आज ट्रायल क्लास है।